लास्ट क्लास में हम लोग रोटेशनल इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ रहे थे, तो आज हम फर्दर इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज बेसिकली हम लैडर वाला केस देखेंगे। लास्ट क्लास में हमने सीसॉ वाला कुछ केस डिस्कस किया था। तो लैडर वाला केस क्या होता है बच्चे, जैसे कोई एक लैडर है, कोई एक सीढ़ी है, लैडर, और ये वॉल है और ये फ्लोर है। ये लैडर ऐसे रखी हुई है, स्टेशनरी है। स्टेशनरी मतलब कि रेस्ट पे है, फिसल नहीं रही है, रेस्ट पे है, नॉट स्लिपिंग। रेस्ट पे है, ऑब्वियस सी बात है। तो इसको हम कह सकते हैं लैडर इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, अगर एक सिस्टम पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क जीरो हो, ऐसे सिस्टम को हम कहते हैं कि सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो हाल फिलहाल इस कंडीशन में इसमें नेट फोर्स जीरो है, नेट टॉर्क जीरो है। तो इस पर किस किस तरीके के फोर्सेस होंगे इस टाइम पर एक बार देखते हैं बच्चों। तो बच्चों एक्चुअली क्या है, एक तो सबसे पहले लैडर का खुद का वेट होगा जो उसकी सेंटर ऑफ मास से लगेगा। वेट ऑफ लैडर, वेट ऑफ लैडर, सॉरी, वेट ऑफ लैडर। बंद कर दो बच्चे इसको। ठीक है बच्चे, सबसे पहले वेट ऑफ लैडर होगा, जाओ बच्चे बाहर। ठीक है, दूसरा नॉर्मल रिएक्शन होगा। नॉर्मल रिएक्शन कैसे होगा? नॉर्मल रिएक्शन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी बॉडी कहीं भी कांटेक्ट में होती है, जैसे ये लैडर कहाँ का कांटेक्ट में है, यहाँ पर और यहाँ कांटेक्ट में, 2 पॉइंट पे कांटेक्ट में, इधर और इधर। तो ये 2 पॉइंट पे कांटेक्ट में है, तो ये इसको टच कर रही है। टच करने से इस दीवार पे कुछ फोर्स लगा रही है। जैसे मान लो मैं इसको टच कर रहा हूँ, मैंने इस पर सहारा ले रखा है, इस पर झुका हुआ हूँ, तो मेरा वजन इस पर पड़ेगा ना। तो मेरा वजन पड़ेगा मतलब कुछ फोर्स इस पर लगेगा, एक्शन लगेगा, तो ये रिएक्शन मुझे देगी। तो यहाँ पर भी ये वॉल इसको कुछ नॉर्मल रिएक्शन देगा और ये फ्लोर इसको कुछ नॉर्मल रिएक्शन देगा, N1 और ये N2। तो N1, ठीक है बच्चे, N1 हो गया नॉर्मल रिएक्शन, और तीसरा N2। तो ये 3 फोर्सेस होंगे हमारे पास। कौन कौन से 3 फोर्सेस होंगे बच्चे? एक तो वेट ऑफ लैडर लगेगा नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड, और 2 नॉर्मल रिएक्शन लगेंगे। नॉर्मल रिएक्शन का मतलब बच्चे, नॉर्मल रिएक्शन में नॉर्मल का मतलब क्या होता है, सरफेस से जो 90 डिग्री पे हो उसे कहते हैं नॉर्मल। अब देखो जैसे ये हमारा है फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन कितने डिग्री बना रहा है, 90 डिग्री। और लगता क्यों है, अगर हम किसी एक बॉडी पे कुछ फोर्स लगाएं तो हमको उसके अपोजिट में जो फोर्स देता है उसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। जैसे लैडर टिकी हुई है, जैसे मैं अब टिका हुआ हूँ, देखो ऐसे ऐसे मैं लेटा हुआ हूँ, टिका हूँ, तो मेरा वजन किस किस पे पड़ रहा है इस टाइम पर? मेरा वजन किस, वॉल पे और फ्लोर दोनों पे पड़ रहा है। तो मेरा वजन इस पे और वेट इस पे पड़ रहा है, तो उसका नॉर्मल रिएक्शन ये सरफेस हमको देगा, वापस एक रिटर्न में फोर्स देगा, इसे कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। तो ये 3 मिला के फोर्स लग रहे हैं हमारे पास। बट इन सब के बावजूद भी बॉडी कैसी कंडीशन में है? बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम ऐसा क्वेश्चन में मान लो मेंशन किया गया। अगर क्वेश्चन में ऐसा मेंशन किया गया है तो इसका मतलब बॉडी पे नेट फोर्स और नेट टॉर्क क्या है, 0 है। मतलब ओवरऑल उस पर कुछ ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जिसकी वजह से इसका कोई मोशन हो पाए। तो सबसे पहले बच्चों हम फोर्सेस को बैलेंस करते हैं, फोर्सेस की बात करते हैं। तो मान लो बच्चों हॉरिजॉन्टल फोर्सेस की बात करते हैं, वर्टिकल फोर्सेस की बात करते हैं। अच्छा, और सिर्फ ये कंडीशन नहीं बच्चे, फोर्सेस में 3 तो ले लिया हमने, और भी फोर्सेस हो सकते हैं, बताते हैं बच्चों। और फोर्स होते हैं, हो सकते नहीं, होंगे एक्चुअल में। और कौन कौन से फोर्सेस होंगे? देखो बच्चे, इसके अलावा फ्रिक्शन भी लगेगा। फ्रिक्शन लगेगा कैसे? देखो बच्चे, अगर फ्रिक्शन ना लगे तो क्या होगा, लैडर खड़ी रह सकती है या फिसल जाएगी? जैसे मान लो मैं यूँ टिका हुआ हूँ और अगर जमीन में फ्रिक्शन ना होता, बिल्कुल स्मूथ होता, तो मैं फिसल जाता, नीचे चला जाता। फ्रिक्शन दोनों पे हो सकता है, वॉल पे भी हो सकता है और फ्लोर पे भी हो सकता है, दोनों पे एक साथ हो सकता है एक पे हो एक पे ना हो, बट फ्रिक्शन होगा तभी लैडर खड़ी रह सकती है, वरना लैडर पक्का ही पक्का स्लिप करेगी। अच्छा बच्चे बताना, वॉल पे फ्रिक्शन अगर लगेगा तो किधर लगेगा, ऊपर लगेगा या नीचे लगेगा? और लगेगा तो क्यों लगेगा, बताओ क्यों?
देखो बच्चे, हमेशा जो मोशन हो रहा होता है उसके अपोजिट लगता है। अगर ये लैडर स्लिप करेगी तो ये जो पॉइंट है किधर जाएगा? स्लिप, ऐसे स्लिप करने में स्लिपिंग कैसे होती है? ऐसे होगी, ये इधर नीचे की तरफ लुढ़केगी, तो ये पॉइंट नीचे जाएगा। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन के कहाँ लगता है? अपोजिट। तो अगर मोशन ऊपर नीचे हो रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। F1, ठीक है, इसको F2 बोल देते हैं, मान लो एक को F1 बोल। अच्छा, इधर किधर लगेगा फ्रिक्शन? नीचे आगे की तरफ। क्या होता है बच्चे? इधर। देखो बच्चे, ये पॉइंट ऐसे खिसकेगा ना, ये तो नीचे वाला पॉइंट पीछे खिसकेगा, तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? ऐसे, हाँ, रिवर टुवर्ड्स द वॉल। तो यहाँ पर ऐसे पॉसिबिलिटीज हैं यहाँ पर, तो इसको हम लिख देते हैं N1 N2 एक साथ कर देते हैं, F1 F2 एक साथ कर देते हैं, F1 F2। ये पॉसिबल केसेस हैं। ये एनसीईआरटी में कोई प्रॉपर वे में शो नहीं किया गया, ये एग्जाम्पल की फॉर्म में दिया हुआ है। F1 एंड F2, ये कुछ फोर्सेस पॉसिबली हो सकते हैं। अब बच्चों हम मान लेते हैं, देखो वैसे तो ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, हम एक केस मान लेते हैं वॉल पे बहुत ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है। आमतौर पे वॉल पे इतना फ्रिक्शन नहीं होता है, ज़मीन पे ज़्यादा होता है। तो हम ये मान लेते हैं चलो वॉल पे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं है, और हम एक काम करते हैं, F2 को नेगलेक्ट कर देते हैं। क्या कर देंगे बच्चे? और इसको नेगलेक्ट करके स्टडी करेंगे। अब ये क्यों किया हमने? क्योंकि अगर इसको भी मान लेंगे तो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन हो जाएगी, तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम पहले सिंपल लेवल पे डिस्कस करते हैं ताकि थोड़ा इजी सा रहे। तो अभी हम इसको क्या कर देंगे? हटा देंगे, ठीक है, क्योंकि इनमें से एक भी फ्रिक्शन काफ़ी है, मतलब ये फ्लोर का फ्रिक्शन काफ़ी है। वॉल पे फ्रिक्शन हो ना भी हो, एक जगह फ्रिक्शन है तो उसको सफिशिएंटली क्या कर सकता है? स्लाइड करने से रोक सकता है। अब क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इस पे फोर्सेस, ये नेट फोर्सेस क्या होगा? जीरो होगा। नेट फोर्सेस क्या होगा बच्चा? बोलो, जीरो। कौन कौन से लग रहे हैं एक्स डायरेक्शन में? कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? एक्स में एक ये लग रहा है और ये लग रहा है, ये एक दूसरे को क्या कर देंगे? कैंसिल, ताकि टोटल फोर्स क्या हो जाए? जीरो। F1 किसके बराबर हो जाएगा? N2 के बराबर हो जाएगा। ये किस लिए हुआ? एक्स डायरेक्शन, क्योंकि बॉडी इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स जीरो। और वाई डायरेक्शन के कौन से फोर्सेस लगेंगे? एक तो वेट लग रहा है mg, और ये लग रहा है, तो ये एक दूसरे को mg और नॉर्मल रिएक्शन N1, ये ऊपर लग रहा है नीचे लग रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, तो वाई डायरेक्शन के फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। तो फोर्सेस बैलेंस हो गए बच्चों। अब हमें टॉर्क बैलेंस करना है। टॉर्क। अब यहां पर देखो बच्चे, होता क्या है, जब हम टॉर्क की बात करते हैं तो रोटेशन इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम क्या कहते हैं? टॉर्क कहते हैं। देखो बच्चे, एक्चुअली क्या होता है, इधर ध्यान से सुनना। कई बार कोई एक सिस्टम रोटेट कर रहा होता है किसी एक पॉइंट के अबाउट। जैसे मान लो पंखा है, तो पंखा रोटेट कर रहा है, किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करता है पंखा? सेंटर के अबाउट रोटेट करता है। अब क्या होता है, मान लो कोई चीज रोटेट कर ही नहीं रही है, रुकी हुई है, क्या उसका कोई पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा? कोई रुकी हुई चीज का पॉइंट ऑफ रोटेशन होगा? हो भी सकता है। देखो अच्छे, कोई रुकी हुई चीज है तो क्योंकि वो घूम ही नहीं रही है तो पॉसिबली उसका कोई पॉइंट ऑफ रोटेशन नहीं है। जब वो घूमती है किसी पॉइंट के अबाउट तो पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है। अब बैलेंस्ड है, आप कहोगे ये घूमे तो सही, तभी तो देखूं किस पॉइंट के अबाउट घूम रही है। तो मान लो ये लैडर रेस्ट पे है, इसका एक्चुअल में कोई पॉइंट ऑफ रोटेशन फिलहाल है ही नहीं, क्योंकि रेस्ट पे है। पॉइंट ऑफ रोटेशन तो तब होता है जब कोई चीज क्या करती है? रोटेट करती है। रोटेट नहीं कर रही तो कोई पॉइंट ऑफ रोटेशन नहीं है। अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन नहीं है तो किसी भी पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन मान करके कैलकुलेशंस की जा सकती है। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, देखो कोई बॉडी रोटेट करती है तो उसका पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है, नहीं रोटेट कर रही है फिलहाल तो पॉइंट ऑफ रोटेशन नहीं है। अगर कोई पॉइंट ऑफ रोटेशन नहीं है तो किसी भी पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन माना जा सकता है कैलकुलेशन के लिए। अब आप कहोगे सर कैलकुलेशन क्यों कर रहे हैं? देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है, लैडर के केस में ऑल दो बेसिक तौर पे तो कोई ज़्यादा नहीं आता है। जैसे अभी आप लोग MCQ वगैरह देखोगे तो इतना कोई शायद मुझे लगता नहीं क्वेश्चन आए, पर जब आप लोग कोई भी एंट्रेंस एग्जामिनेशन का थोड़ा बहुत पेपर दोगे
तो आपको अच्छे खासे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो उस पर आपको कुछ चीज़ें दे रखी होती हैं और कुछ अननोन होती हैं, इक्वेशंस फॉर्म होती है। अब जैसे देखो बोर्ड पे हमको हो सकता है कि लेडर का मास दे दिया जाए, ठीक है, लेडर का मास दे दिया, इनमें से जैसे कई सारी पैरामीटर हैं, क्या क्या पैरामीटर है हमारे पास यहाँ पर देखना, अभी इसमें फ्री बॉडी डायग्राम में क्या क्या पैरामीटर्स दिए हुए हैं हमारे पास, N1, N2, F1, mg, थीटा, 1 2 3 4 5, हो सकता है हमको 1-2 पैरामीटर दे दियो, बाकी सारे पैरामीटर पूछे हुए हो, ये बताओ वो बताओ ये बताओ ये बताओ वो बताओ। अब इतने सारे पैरामीटर कैसे निकालें, तो ज्यादा पैरामीटर तो ज्यादा इक्वेशंस, आपको पता है ना बच्चे, इक्वेशन बना के हम चीजों को निकालते हैं। मैथमेटिक्स में इक्वेशन क्यों पढ़ते थे, क्योंकि इक्वेशंस निकाल के चीजों को बताते थे। तो अगर हमको कई सारे अननोन है तो कई सारी इक्वेशन चाहिए, 2 इक्वेशन तो हमको मिल गई यहाँ पर, अच्छी बात है, समझे बच्चे, जैसे N1 N2 निकालना है, कुछ चीजें तो हमको पता ही चल ही रही है यहाँ पर, तो मिल ही रहा है यहाँ पर, बाकी चीजें कैसे निकालेंगे, तो ज्यादा और ज्यादा इक्वेशन चाहिए, तो हम यहाँ टॉर्क की भी इक्वेशन बना लेंगे। किसकी इक्वेशन, टॉर्क। टॉर्क की इक्वेशन बनाने से क्या फायदा, मान लो अगर हमारा, मान लो जो हमें चीजें चाहिए थी वो इन्हीं इक्वेशन में मिल जा रही हैं, हो सकता है कई सारी चीजें दे रखी हो हमको, यहीं तक हमारा काम बन जाए, 2-3 इक्वेशन में मिल जाए, बट मान लो हमें बहुत सारी चीजें पूछ ली, तो हमें और भी इक्वेशन चाहिए होंगी, तो हम टॉर्क की इक्वेशन भी बना लेंगे। अब टॉर्क की इक्वेशन क्या होती है बच्चे, ऑब्वियस सी बात है, जब किसी बॉडी पे फोर्स लग रहा है तो फोर्स रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा होगा, बट बॉडी रेस्ट पे है तो वो रोटेशन इफेक्ट क्या हो रहा होगा, कैंसिल हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, कैंसिल। एज एन एग्जांपल, ये जो वेट है रॉड का, वो किधर लुढ़काने की कोशिश कर रहा है रॉड को, मतलब लेडर को, नीचे, इधर ना, नीचे इधर लुढ़का रहा है, तो कोई ना कोई फोर्स किधर ना किधर रोटेट कराने की बॉडी को कोशिश करता ही है, ठीक है। अब जैसे बच्चे एग्जांपल लेते हैं, अगर मैं डांस करूं, इधर चला मैं उधर चला मैं, जैसे मैं इधर करूं, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा हो जाऊं माइकल जैक्सन की तरह, तो मैं थोड़ा सा टेढ़ा होते गिर जाऊंगा, ऐसे हो गया। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ये है अनिरुद्ध, इसको ब्रेक डांस करने को दे दिया जाए और ये गाना गाए मैं ऐसा क्यों हूं, जो कि ये गाना गाएगा ही, तो ये गिर जाएगा। ऐसे डांस कर रहे हैं, मैं ऐसा क्यों हूं, मैं ऐसा हूं पर वैसा क्यों हूं, तो चलो अच्छा, ये डांस करते करते गिर जाएगा। बताओ बच्चे, ये अपना वेट क्यों संभाल पाएगा, ज्यादा टेढ़ा हो गया तो गिर क्यों जाएगा, ऐसा क्या कारण है जो गिर जाएगा। देखो अच्छा, एक्चुअली क्या होगा, देखो ये इसका, ये बॉडी है इसकी, ये खड़े खड़े क्यों नहीं गिर जाता, ये टिल्ट होने पे क्यों गिर रहा है, बताते हैं बच्चे। देखो देखो देखो, ये खड़ा हुआ है, नहीं गिरेगा, थोड़ा टेढ़ा हो गया गिर जाएगा। कारण क्या होता है, देखो बच्चे, ये इधर देखो, एक मिनट रुक जाओ, जब देखो अब ये गिरेगा, कैसे गिरेगा, ये ऐसे गिरेगा, पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या होगा, इसका पैर होगा, पैर के अबाउट गिरेगा ना। तो वेट कहाँ लग रहा है, बॉडी का वेट बॉडी के सेंटर ऑफ मास से लगता है, हमारा सेंटर ऑफ मास सेंटर के आसपास, मतलब कहीं भी मान लो, चलो ये mg लग रहा है, तो ये वेट क्या करेगा, टॉर्क प्रोड्यूस करेगा, क्या करेगा, हमारा ही वजन टॉर्क प्रोड्यूस करेगा और हमको डुबा देगा। खड़े खड़े क्यों नहीं लगता है, खड़े खड़े क्यों नहीं गिरते फिर, देखो अच्छे बताते हैं इसका कारण क्या होता है, खड़े खड़े क्यों नहीं गिरते, क्योंकि देखो वेट किधर लग रहा है, नीचे, पॉइंट ऑफ रोटेशन क्या है, यही, ठीक है। देखो अच्छे, एक्चुअली क्या होता है, अगर हम फॉर्मूला लगाएं तो फॉर्मूला होता है RF sin फाई। फाई क्या होता है, कोई बच्चा बताएगा, वो रेडियस। अब जैसे रेडियस क्या होता है बच्चे, रेडियस क्या होता है, रेडियस पॉइंट ऑफ रोटेशन से यहाँ तक की दूरी, जहां फोर्स लग रहा है, यहाँ तक की दूरी, और ये फोर्स लग रहा है, तो यहाँ कुछ एंगल जैसे बन रहा है, मान लो इधर कुछ एंगल बन रहा है, इधर रेडियस क्या होगा, बॉडी का वेट इधर लग रहा है, यहाँ से नीचे लग रहा है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन यही है, नीचे ही है, दोनों एक ही डायरेक्शन में हो गए, मान लो ये पैरेलल या एंटी पैरेलल हो गए, तो एंगल 0 ये 180 बनेगा, और साइन 0 या 180 क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो सीधे खड़े बंदे को उसका वेट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पाता, क्योंकि थीटा का चक्कर होता है, एंगल का चक्कर हो जाता है। तो जैसे सीधा मैं खड़ा हूं तो मेरा वेट टॉर्क प्रोड्यूस नहीं कर पा रहा है इस टाइम पर, अगर मैं थोड़ा सा भी टिल्ट हो जाऊंगा
या फिर बाइक हमारी सीधी खड़ी हुई ठीक है बट थोड़ी टिल्ट हो गई, जैसे बुलेट होती है, बुलेट जब बुलेट चलाते हैं बुलेट भारी होती है काफ़ी, अगर बुलेट को थोड़ा सा झुका दो नीचे हिम्मत ही नहीं होती उसको उठाने की, काफ़ी भारी पड़ जाती है, क्योंकि चक्कर क्या है उसका वेट इतना ज़्यादा होता है कि टॉर्क इतना ज़्यादा प्रोड्यूस होता है उसको उठाने में जान निकल जाएगी बाद में, तो ये चक्कर है। ठीक है अच्छा, इधर देखो मेरे पास बुलेट है, बुलेट भी है मेरे पास। चलो इधर देखो, तो इधर देखो अच्छे, अब एक्चुअली क्या होता है कि टॉर्क की भी हम बात करते हैं यहाँ पर, तो क्योंकि ये रोटेट नहीं कर रहा है तो हम किसी भी पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन कंसिडर कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि हमारे लिए ये कोई भी मानना है। तो हम एक काम करते हैं बच्चों, हमें इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ रोटेशन मान लेते हैं, इस पॉइंट को नीचे बॉटम वाले को। इससे कुछ फायदे होंगे, क्या फायदे होंगे थोड़ा सा बता देता हूं। देखो अच्छा एक्चुअली क्या होता है, अगर एक दरवाजा है, ये दरवाजा है, ये इसकी हिंज है, अगर हिंज पे मैं फोर्स लगाऊंगा क्या दरवाजा खुल जाएगा? किनारे पे, बिल्कुल किनारे से दरवाजा खोल सकते हो? मुश्किल, नहीं खुलता। बिल्कुल किनारे पे हिंज पे फोर्स लगा रहे हो, क्यों नहीं खुलता? हिंज पे फोर्स लगाने से दरवाजा क्यों नहीं खुलेगा? क्योंकि पॉइंट ऑफ रोटेशन ये है और पॉइंट ऑफ फोर्स भी यही है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है आर एफ साइन फाई। क्या होता है? आर एफ साइन। आप रेडियस को 0 कर दे रहे हो यार। टॉर्क देखो, जैसे अगर मान लो मैं यहां फोर्स लगाता हूं तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन हुआ, ये पॉइंट ऑफ फोर्स हुआ, आर क्या हो गया इनकी दूरी। अगर मैं यही फोर्स लगा दूं तो आर 0 हो जाएगा। अगर आर 0 हो जाएगा तो रेडियस नहीं हुआ तो टॉर्क प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। तो ठीक इसी पॉइंट पे क्या है कि अगर मैं जैसे टॉर्क लेता हूं तो ये पॉइंट ऑफ रोटेशन माना, पॉइंट ऑफ रोटेशन पे जो फोर्स लग रहे होते हैं उनका आर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो अगर मैं इसको पॉइंट ऑफ रोटेशन मान लेता हूं तो इन दोनों का टॉर्क लेने की मुझे कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ इन दोनों फोर्स का टॉर्क लेने की जरूरत पड़ेगी। आई बात समझ में? यानी ऑल दो ये रोटेट नहीं कर रहा है, वो जो टॉर्क लगेंगे भी वो सब एक दूसरे को क्या कर रहे होंगे? कैंसिल कर रहे होंगे, क्योंकि चीज एक्चुअल में नहीं घूम रही है बच्चे। घूम रही होती तो बात होती, कोई चीज घूम रही है तो टॉर्क नेट टॉर्क है, बट नहीं घूम रही है तो जितने भी फोर्स लग रहे हैं, रोटेशन इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? कैंसिल कर दे रहे हैं। तभी तो नेट 0 है ना। अब लैडर नहीं घूम रहा है, स्टेशनरी है, तो टॉर्क 0 इन सबका मिला करके। बट अगर पॉइंट ऑफ रोटेशन ये मान लेते हैं तो इन दोनों के टॉर्क को कैलकुलेट करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि पॉइंट ऑफ रोटेशन अगर यही है और इस पर ही फोर्स लग रहा है तो इस फोर्स की वजह से अगर इसका टॉर्क निकालेंगे इस पॉइंट पे, आर एफ साइन फाई लगाएंगे और आर क्या हो जाएगा? 0। क्योंकि आर 0 कैसे हो जाएगा? आर दूरी होती है कहाँ से कहाँ तक की? जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा होता है उसकी, और जो पॉइंट ऑफ रोटेशन होता है उसकी। इसी पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, यही पॉइंट ऑफ रोटेशन है, तो आर क्या हो जाएगा? इसके लिए और इसके लिए क्या हो जाएगा? 0। तो टॉर्क हमें इन दोनों का लेना ही नहीं पड़ेगा। टॉर्क के लिए हमें बस क्या एज्यूम करना पड़ेगा? 2 फोर्सेस लेने पड़ेंगे। कौन कौन से? एक वेट वाला जो नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है, और एक ये वाला जो उधर घुमाने की कोशिश कर रहा है। क्या ये दोनों टॉर्क एक दूसरे के अपोजिट है? कौन सा टॉर्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है और कौन सा टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा रहा है? N2 वाला एंटी क्लॉकवाइज। शाबाश बच्चे, वेरी गुड। ऑब्वियसली बात अब तो हो ही गया, तो बताइए। देखो बच्चे, क्लॉकवाइज मतलब ये होता है, और ये देखो N2 वाला इधर ले जा रहा है जो कि क्लॉक के अपोजिट है। देख रहे हो बच्चे? और mg वाला इधर घुमा रहा है नीचे की तरफ यूं, जो कि क्लॉकवाइज है। ऑब्वियसली बात है दोनों एक आपस में क्या है? अपोजिट टॉर्क है, अपोजिट टॉर्क है। और ये तो पक्का ही पक्का है कि ये जो टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे हैं, रोटेशन इफेक्ट एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। क्यों? क्योंकि बॉडी रेस्ट पे है। बॉडी कैसी है? रेस्ट। अब बॉडी रेस्ट पे है तो इसका मतलब नेट टॉर्क बॉडी पे क्या है? 0 है। मतलब वो ओवरऑल घूम नहीं रही, भले इस पे 2 टॉर्क प्रोड्यूस हो रहे हो बट ओवरऑल घूम नहीं रही। जैसे सीसॉ वाला केस था, सीसॉ में एक बच्चा इधर बैठा था, एक बच्चा उधर बैठा था, दोनों टॉर्क प्रोड्यूस कर रहे थे, रोटेशन इफेक्ट, बट नेट टॉर्क क्या था? 0, क्योंकि एक इधर घुमा रहे थे, एक उधर, दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे थे? कैंसिल कर रहे थे। तो इन दोनों के टॉर्क क्या हो जाएंगे? कैंसिल हो जाएंगे। मतलब किसका टॉर्क किसके बराबर होगा? बोलो। टॉर्क ड्यू टू एक दूसरे के क्या होगा बच्चे? इक्वल होगा। ठीक है, करें बच्चों आगे।
लिख लो इसको तब तक। देखो बच्चों इधर देखो बोर्ड पे, तो एक्चुअली क्या है कि अब हम टॉर्क बैलेंस करते हैं यहाँ पर। तो हाँ, फिलहाल इस कंडीशन में इस लैडर पे 2 टॉर्क लग रहे हैं, और जो कि एक ये लगा रहा है और एक लगा रहा है, एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। तो दोनों टॉर्क की वैल्यू निकालते हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला बच्चों होता है RF sin phi। सबसे पहले हमको किसका टॉर्क निकालना है, मान लो इसका निकाल लेते हैं। टॉर्क ड्यू टू नॉर्मल रिएक्शन, इधर बोर्ड पे देखो बच्चे, इधर देखो, ठीक है। टॉर्क प्रोड्यूस कर रहा है, रेडियस की जगह क्या पुट करूंगा बच्चे, कोई बताएगा? आर एफ क्या क्या पुट करूं, क्या वैल्यूज लूं मैं? जैसे मान लो अगर इसको पिक्चर में ड्रॉ करूं, मैं सिर्फ इसको दिखा रहा हूं मैं, रेडियस क्या लूं मैं, क्या रेडियस लूंगा? ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। पॉइंट ऑफ रोटेशन ने किधर माना है? नीचे। बोलो बच्चे। देखो बच्चे, मान लो ये लैडर है, इसकी लेंथ L है, अगर मान लो, तो रेडियस क्या हो गया? ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है, ये पॉइंट ऑफ फोर्स है, इनके बीच की दूरी कितनी हो गई? L। तो टॉर्क में L, फोर्स कितना लग रहा है? N2 sin phi। क्या sin phi में phi लिख दूं या थीटा लिख दूं, क्या लिखूं? एंगल, ये एंगल दिया हुआ है हमको, ये वाला नीचे वाला। देखो बच्चे, सबसे पहले मुझे कोई बच्चा बताएगा इसमें फाई एंगल किस किस के बीच का होता है? रेडियस और फोर्स। रेडियस वेक्टर एंड फोर्स वेक्टर। अब अगर इसको ढंग से देखें बच्चों, रेडियस वेक्टर क्या होता है? देखो रेडियस वेक्टर कहाँ से लिया जाता है? हमेशा रेडियस वेक्टर ओरिजिन से लिया जाता है। ये हमारा पॉइंट है, पॉइंट ऑफ रोटेशन है, इस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है, ये हमारा रेडियस वेक्टर हो गया। ये और फोर्स क्या हो गया? ये हो गया। आपको क्या लगता है क्या एंगल लूं मैं यहाँ पर? क्या थीटा हो जाएगा या कुछ और लेना पड़ेगा? देखो बच्चों, एक्चुअली क्या होता है, हमेशा 2 वेक्टर में एंगल टेल टू टेल का लिया जाता है। अब आप कहोगे सर एंगल ये ले लो, ये थीटा, ये थीटा, ये थीटा, इन दोनों के बीच का एंगल ले लो। ये हेड है और ये टेल है, इसको आगे खींचो, इसको उठा के आगे रखो। ये रेडियस, किसी भी हम वेक्टर को उठा के इधर से उधर रख सकते हैं। रेडियस को उठा के इधर रखा तो ये आ गया। टेल से टेल वाला एंगल कौन सा बना? ये वाला एंगल बना, ना कि ये वाला एंगल। मैंने जब वेक्टर पढ़ाया था तो मैंने आपको एक चीज क्लियर की थी, जब भी 2 वेक्टर के बीच में एंगल पूछा जाए तो हमेशा ये ध्यान रखना कि एंगल टेल टू टेल का बनता है, और नहीं बनता तो उठा के इसको प्लेस करो, दूसरी जगह रख दो। ये यहाँ उठा के रखोगे तो एंगल ये लिया जाएगा। अगर ये थीटा है तो ये कौन सा एंगल होगा? ये थीटा था तो ये थीटा हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और ये एंगल कौन सा होगा बोलो? ये बच्चे पूरा लीनियर पेयर होता है, 180 माइनस थीटा। तो इन दोनों के बीच का एंगल साइन 180 माइनस थीटा हो जाएगा। तो टॉर्क, नॉर्मल रिएक्शन की वजह से टॉर्क मिल गया हम लोगों को। बोलो बच्चे, मिला या नहीं मिला? हमेशा इन चीजों का ध्यान रखना बच्चे। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको किसकी वजह से टॉर्क लेना है? वेट की वजह से। ठीक है, रुक जाओ बच्चे, अभी नहीं बच्चे मिटाऊंगा नहीं मैं, टेंशन मत लो। हम जो आपने लिख लिया है पहले से वही मिटाएंगे, अब जो नया है वो नहीं मिटाएंगे। ठीक है, तो टॉर्क, इधर देखो बच्चे, टॉर्क ड्यू टू वेट। बोर्ड पे देखो बच्चे, इधर देखो, हाँ ये लग रहा है mg। ये कितनी लेंथ है? L या L/2? आधी लेंथ पे लगेगा ना, ये पूरी लेंथ है, ये हाफ लेंथ। ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। क्या फिर से बोलना? ये L है तो ये कितना होगा बच्चे? टॉर्क होगा बच्चे RF sin phi। R कितना होगा यहाँ पर? L/2। फोर्स कितना लग रहा है? साइन थीटा में एंगल क्या, साइन फाई में एंगल क्या ले? ये एंगल थीटा है, क्या एंगल लिया जाए बताओ?
180 माइनस एंगल किस किस के बीच का ले बच्चे बताओ। ये रेडियस है, ये रेडियस है, इसको आगे खींचेंगे तो ये हो जाएगा। ये एंगल कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला। अब ये एंगल कैसे लिया जाएगा, कैसे होगा बताओ? आप कैसे कह सकते हो 180 माइनस थीटा बच्चे बताओ। देखो बच्चे, ये थीटा है, ये 90 है। हमारे ट्राइंगल का एक रूल था बच्चे, ट्राइंगल का एक रूल था, आपने शायद पढ़ा हो। इधर देखो बच्चे, इन दोनों एंगल, ये मान लो एंगल है θ1, ये है θ2, ये है θ3। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है क्या थी, इन दोनों का सम इसके बराबर होगा। याद है या भूल गए, बोलो। ये थीटा है, 90 है, इन दोनों का सम 90 प्लस थीटा होगा। अगर आप लोगों ने 9th क्लास ढंग से पढ़ी है बच्चे, तो आप इसको थोड़ा सा आराम से बैठ के देखना, थोड़ा सा आराम से बैठ के देखना बच्चे। इधर देखो, तो ये बच्चे, ये दो टॉर्क आ गए। अब हम क्या करेंगे, क्योंकि हमको पता है दोनों टॉर्क एक दूसरे के बराबर है, इसको इक्वेट कर देंगे। पहले बच्चे मुझे बताओ, साइन 180 माइनस थीटा की वैल्यू क्या होती है, किसी को पता है? क्या कह रहे हो सर sin थीटा। पक्का? sin नहीं दिख रहा तो सीट चेंज कर लो, अगर नहीं दिख रहा तो बताओ बच्चे, इसकी वैल्यू क्या होगी? ये तो cos थीटा ही होगी। क्या सर, क्योंकि ये दोनों फोर्स बराबर हैं, हमने पहले भी लिखवाया था आपको। ये तो सॉरी, ये दोनों टॉर्क बराबर हैं, तो इन दोनों को क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। एल से एल कैंसिल हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा को नीचे ले आओ, क्या हो जाएगा? ये एक और इक्वेशन आ जाएगी बच्चे हमारे पास। ये कुछ इक्वेशंस हैं, जब यूज पढ़े तो यूज करना, एंट्रेंस में ज्यादा काम आएंगी, सीबीएसई में काम शायद नहीं आएंगी।